हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले शख्सियत के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के करंट सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवाल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले मिस्टर अजीत डोवाल की कहानी जेम्स बॉन्ड के थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं, जिनके नाम से पाकिस्तान आज भी थर थर कांपता है। आज उनको सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट भी माना जाता है। उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे जानकारी निकालना। अपने ज़िंदगी के इस 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक काम किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही किसी ने किया हो। अपने इसी क्षमता और बुद्धि के बल पर वह देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटने पर ले आए। आज उनकी उम्र 77 साल हो गई है, मगर आज भी वह बिल्कुल फिट एंड एक्टिव नज़र आते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़ी छोटी बड़ी कदम उनकी निगरानी में ही उठाए जाते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि आखिर उनमें क्या खूबियाँ रहीं जिसने उन्होंने सारे नामुमकिन कार्यों को मुमकिन बना डाला। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अजीत डोवाल की जीवनी के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ किस्से कहानियों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना डिस्कशन किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अर्ली लाइफ। दोस्तों, साल था 1945, तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गहरवाल में अजीत डोवाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर जीएल डोवाल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से ही हुई थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 की उम्र में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। मास्टर खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया और इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजीत डोवाल पढ़ने में शुरुआत से ही बहुत शार्प थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला कैडर में हुई और संयोग की बात यह है कि उनकी पोस्टिंग के कुछ समय बाद केरला में एक बहुत अजीब घटना हुई। दरअसल 28 दिसंबर 1971 को केरला के थालेसरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच रूमर्स को लेकर कम्युनल टेंशन बढ़ने लगे और 1972 तक यह टेंशन एक फुल ब्लॉन राइट का रूप ले लिया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट बढ़ते ही जा रहे थे। हालात को काबू से बाहर निकलता देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरण एक ऐसे पुलिस पर्सनल की तलाश करने लगे जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके। कुछ ही समय के अंदर एएसपी के पोस्ट पर कोड्डम में तैनात एक यंग स्मार्ट पुलिस ऑफिसर अजीत डोवाल मिस्टर करुणाकरण के नज़रों में आ गए। अजीत डोवाल को सर्विस में आए हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज के चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लगे थे। बस फिर क्या था, उन्हें केरल राइट्स को कंट्रोल करने का काम दे दिया गया। फिर तो अजीत डोवाल ने अपने ऐसा जादू चलाया कि कुछ ही दिनों में दंगों को शांत कर डाला और ना सिर्फ दंगों को शांत किया, दंगों में लूटे हुए सामान को वापस भी करवा दिया। यानी जो काम पूरे स्टेट मिलकर नहीं कर पाए, वह काम अकेले अजीत डोवाल ने कर दिखाया, जिसकी वजह से उनके चर्चे केरला से दिल्ली तक होने लगे। देखते ही देखते वह दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर की नज़रों में आ गए। फिर उन्हें केरल से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईबी में डेपुटेशन के लिए भेज दिया गया और यहीं से उनके स्पाई बनने का सफ़र शुरू होता है। आइए अब उनके रोमांचक सफ़र पर नज़र डालते हैं। द लाइफ अंडर कवर। तो दोस्तों, करीबन 7 साल के पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोवाल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ डेस्क वर्क सौंपा जाता है। इत्तेफाक की बात है, 1971 में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का माहौल था। खुद के लिए इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें मिजोरम स्टेट की, तो वहाँ एक सेपरेटिस्ट लाल डिंगा के लीडरशिप के अंदर इनस्टेबिलिटी अपने पीक पर पहुँच चुकी थी। ये वहाँ अपने एक अलग पैरेलल सरकार चला रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग कर रहा था। अब दिल्ली में बैठे आईबी ऑफिसर्स यह सोच रहे थे कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम में जाकर इन्हें शांत करे, मगर सवाल यह था कि यह काम करेगा कौन, और जवाब केवल एक ही था, जी हाँ, अजीत डोवाल। अजीत डोवाल अपने मैरिज के कुछ ही दिन बाद काम पर लौटे। जब उन्हें मिजोरम केस का पता चला तो उन्होंने खुद आगे आकर वहां जाने की बात कही और वहां जाकर उन्होंने अपनी खास स्ट्रैटेजी बनाई और एक एक कर सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। दरअसल
लाल डिंगा अपने आतंक को अपने 7 कमांडरों के बलबूते फैलाता था और अजीत डोभाल ने उन 7 में से 6 कमांडर को किसी न किसी तरह का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। जब यह बात लाल डिंगा को पता चली तो उसे भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े। मिजोरम के इंडिया के साथ सक्सेसफुल एक्सेशन के लिए अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतने कम सर्विस में अजीत डोभाल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस मेडल से नवाजा गया। खैर, ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। उस वक्त तक सिक्किम इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनी थी, मगर डोभाल के स्ट्रेटजी से वहाँ भी सक्सेस मिला और सिक्किम को इंडियन यूनियन में मिला लिया गया। खैर, 1977 तक नॉर्थ ईस्ट की हालात तो स्टेबल हो चुकी थी, मगर अगले दशक से पंजाब में कुछ नई टेंशन बढ़ने लगी थी। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट अपने अलग देश खालिस्तानी का मांग कर रहे थे। मिलिटेंट्स के गुट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। 1984 आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। इंडियन मिलिट्री पर्सनल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके मिलिटेंट को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल मिलिटेंट से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सफाया करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बचे हुए मिलिटेंट्स की जानकारी निकालने के लिए अजीत डोभाल ने एक रिक्शा वाला का भेष बनाया। इतना ही नहीं, इस भेष के उन्होंने उन मिलिटेंट्स के ऊपर ऐसा जादू चलाया कि उन्हें यह मानने के लिए तैयार हो गए कि यह जो रिक्शा वाला है वह पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी का कोई व्यक्ति है और वह उनकी मदद करने के लिए आया है। बस फिर क्या था, इसी बात का फ़ायदा उठाकर छोटी बड़ी सारी जानकारी लेकर इंडियन आर्मी को सौंप दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यह अजीत डोभाल का वर्क फ्रंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहा। जैसा कि हम जानते ही हैं, 1972 में भारत फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इस टेस्ट के सक्सेस के बाद पाकिस्तान मानो तिलमिला गया। फिर पाकिस्तान के डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर डेवलपमेंट को लेकर फ्रांस और चाइना से मदद मांगी, लेकिन फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडिया एम्बिशन के बारे में पता चला तो वह इस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाक की मदद कर रहा था। जैसे ही यह बात इंडियन PM इंदिरा गांधी को पता चला, उन्होंने इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान में बिछा दिया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। अजीत डोभाल को एक बेगर यानी भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के काहूता शहर में भेज दिया गया। इनको शक था कि खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है। वह यह बैठकर आते जाते सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन यहाँ से उन्हें प्रोजेक्ट का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हो रहा था। बस वह उस दुकान में पहुँच गए जिसमें वो सारे साइंटिस्ट बाल कटवाने जाते थे। उस बार्बर के शॉप के पास गए जहाँ से वह साइंटिस्ट बाल कटवाते थे और उन्होंने उनका हेयर सैंपल कलेक्ट कर इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा और टेस्टिंग में यह पता चला कि वह हेयर सैंपल्स न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज्ड है। यानी उनको यह यकीन हो गया कि पाकिस्तान के खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर क्या था, अजीत डोभाल ने यहाँ की सारी जानकारी भारत में पहुँचा दी और प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए भी प्लान बताएं, बट पॉलिटिकल इशू की वजह से प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन इतने कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी जानकारी पहुँचाने में अजीत डोभाल ने जो भूमिका निभाई थी, इससे पाकिस्तान भी भारत के जासूस अजीत डोभाल का लोहा मान गया। इसी प्रोजेक्ट की वजह से अजीत डोभाल को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि यह अवार्ड पाने वाले अजीत डोभाल भारत के पहले शख्स थे। इतना ही नहीं, 1990 में कश्मीर में बढ़ रहे मिलिटेंसी को रोकने के लिए भी अपनी निगोसिएशन का इस्तेमाल किया था। अजीत डोभाल ने मिलिटेंट के लीडर कुक्का पारे को ऐसा माइंड वॉश किया कि जो कुक्का पारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था वह अजीत डोभाल से मिलने के कुछ ही दिनों के बाद भारत का सपोर्ट करने लगा। इसके बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर उरी और पुलवामा में 2 आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इन दोनों हमलों के रिस्पॉन्स में जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक हुए, उनके पीछे का मास्टरमाइंड भी अजीत डोभाल ही थे। अजीत डोभाल एक बहुत ही विजनरी और मास्टरमाइंड पर्सन है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां से अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी इंडिया के पावरफुल स्पाई मैन मिस्टर अजीत डोभाल की, उर्फ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। धन्यवाद।